नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10 के लिए क्विक रिवीजन का बैच है। ये मतलब आप इन 30 मिनट टू 35 मिनट में आप अपने उन सभी चीज़ों को, उन सभी टॉपिकों को पढ़ जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के नज़र से या फिर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से है। ठीक है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए प्लीज़ कॉपरेट इसको कॉपरेट करिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे मैंने भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जब पढ़ाया था, भारत में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। किसी से प्रेम करना, उसी तरीके से देश से प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाता है। मैंने उस चीज़ में बताया था, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, कोई बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, कोई पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, या फिर और भी कुछ बता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए आज के हम लोग जो ये सेशन है, यानी ये जो वीडियोस है, उसमें हम लोग देख लेते हैं अपने यूरोप के बारे में कि वहाँ पे मतलब राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। उस चीज़ को कह सकते हैं कि पढ़ने से पहले हम लोग 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तेरे इश्क में मैं इस तरह नीलाम हो जाऊं, तेरे इश्क में मैं इस तरह नीलाम हो जाऊं, आखिरी हो तेरी बोली और मैं तेरे नाम हो जाऊं। ठीक है, तो उसी के साथ अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। मैंने लिखा है, सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा आपको, मुझे आशा है, और मेरी साउंड आपको क्लियर हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले देखिए, यूरोप में जो देवी थी, या फिर मैं कहूँ कि भारत में जो देवी है, यानी कि भारत माता को क्या आपने देखा है, क्या हमने देखा है, क्या किसी और ने देखा है? नहीं, वो एक क्या है, इमेजिनेशन है, वो क्या एक काल्पनिक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इन सभी चीजों से पढ़ाने से पहले मैं आपसे बात बताऊं कि भाई आखिर जो देश की प्रति होती है, देश की जो छवि होती है, वो औरतों की छवि क्यों आखिर माँ ही कहा जाता है? आखिर पापा क्यों नहीं कहा दिया जाता? जैसे लाइक अमेरिका पापा, भारत पापा, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे आप लोग देखेंगे कि नर्सरी क्लास, यूकेजी, एलकेजी जो होता है, उसमें औरतों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो औरत होती है उनके पास हम लोगों से ज्यादा शक्ति होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से बेशक कहे हुए होते हैं कि आप 10 बार पूछो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वही बच्चा यदि दूसरा बार पूछता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, डांट देते हैं, यानी कि मतलब थोड़ा खड़ूस लैंग्वेज में उसे बोल देते हैं। ठीक उसी तरीके से तो अपने मतलब उसमें इसलिए माँ को भेजा जाता है, यानी किसी न किसी वो माँ ही तो रहती है ना किसी की, इसलिए बच्चे को एलकेजी यूकेजी में मैडम लोग पढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास सहन शक्ति, सहने की क्षमता हम लोगों से अधिक होता है। उसी तरीके से जो हमारी माँ की छवि है ना, माँ इसमें जो दिखाया गया है, वो सहने के लिए है कि भाई जो माता हमारी होती है, उनपे कुछ भी कर दो, तुम उनको कितना भी सता दो, लेकिन वो अपने पुत्र को कुछ करती नहीं है। हाँ, एक अगर पुरुष की अपेक्षा देखा जाए तो जो औरतें होती हैं वो सहनशील होती है। मतलब हम लोग को देखिएगा, थोड़े ही दर्द में हम लोग क्या करने लगते हैं कि मतलब ये मनाने लगते हैं कि हम मर जाएंगे तो बेहतर होगा। बट एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देखती है तो लगभग पूरी हड्डियां टूटने के बराबर उससे दर्द होता है, लेकिन फिर भी माँ उसे क्या करती है, सहन करती है। मुझे आशा है आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग अपने आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमने कहा कि जो यूरोप है, तो यूरोप में भी मैंने आपको बता दिया वहां भी माता ही होगी। उस चित्र को बनाने वाले कौन थे? तो फ्रेडरिक सरियू उस चित्र को बनाने वाले थे। अब देखिए उनका बनाने का मतलब क्या था? उनका बनाने का मतलब था कि जो उनका सपना था, यानी कह सकते जो उनका ड्रीम था कि सभी यहाँ के जो सामाजिक है उनको गणराज्य बनाया जाए, सभी लोग एक समान हो, मतलब कोई ना ही भेदभाव करे, चाहे रंग के आधार पे, चाहे भाषाएं के आधार पे, मतलब अलग अलग तरीके से उनकी थिंकिंग थी कि सब लोग क्या हो जाए भैया, लोकतांत्रिक। फ्रेडरिक सरियू ने लोकतांत्रिक से बनी दुनिया का उनका सपना और सामाजिक गणराज्य बनाने के लिए उस प्रतिमा को बनाया हुआ था। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर यूरोपीय राष्ट्रवाद के ही में अगर मैं दिखाऊं, आपको आगे चलूं, तो ये एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास है। मतलब यहाँ से कई देशों का राष्ट्रवाद होता है, यानी कह सकते हैं कि कई जगहों का राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। जैसे आपको मैं इसी में पढ़ाऊंगा इटली का एकीकरण, और कह सकते हैं जर्मनी का एकीकरण, इन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे मैं चलूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास, इसी चीज से देखने को हम लोग को मिलता है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जो
विकास है। अब देखिए इन तीनों बातों से एक चीज का उदय हो जाता है। अब वो किस चीज का उदय होता है भैया? फ्रांस की क्रांति का उदय होता है। रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस की स्टार्टिंग होती है। आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। चैप्टर का नंबर तो अभी मुझे भी नहीं याद है, लेकिन आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग को याद होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिनों से उस चीज को कवर कर लिया हूं, पढ़ लिया हूं। आप लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ कर आए हो, ठीक है। अब देखो फ्रांस की जो क्रांति बाबू हुई थी 1789 में हुई थी, ठीक है। 1789 में फ्रांस की क्या हो गई थी भैया? क्रांति हो गई थी, यानी फ्रांस का क्या हो गया था? रेवोल्यूशन हो गया था। मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो, अब इसमें से ये तीनों बातों से किसका उदय हुआ? फ्रांस की क्रांति का बाबू उदय होता है। कितने में हुआ? 1789 में हुआ। इससे उपजता है राष्ट्र की भावना की संरचना, या फिर कानों की राष्ट्र की भावना की क्या करता है? जो स्ट्रक्चर होता है वो निकलता है। तो अब इसमें क्या होता है कि क्रांतिकारियों ने लोगों में से एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। यानी भैया कहीं भी देश है, कहीं भी राज्य है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहीं भी कुछ काम के लिए, या फिर जैसे मैं कुछ दिन पहले एक नेशनल प्लेयर था, ठीक है। एक अभी टीचर लाइन में आने से पहले मैं एक नेशनल प्लेयर था, ठीक है। तो अब मैं यदि जैसे मान लीजिए मैं गया था एक बार हैदराबाद खेलने के लिए, ठीक है। तो हैदराबाद जब खेलने के लिए गया तो वहां पे अगर हमारे भी स्टेट के लोग एक आध भी मिल जाए तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं। अरे भाई तुम भी बिहार से हो, अच्छा अच्छा, तो ऐसा मतलब कल्पना करते हैं। तो ठीक जस्ट यहाँ भी वही चीज है कि एक पहचान बताने के लिए, एक भावनात्मक स्थापना करने के लिए एक क्या किए गए, उनमें कुछ कदम उठाए गए। जिसमें कदम में सबसे पहला चीज क्या था कि एक पृथ्वी और उसके नागरिकों को ला पैट्री और ले सिप्टान निकाला गया। अब देखो ला पैट्री और ले सिप्टान क्या है? ये दोनों कानून है। जैसे होता है ना कि आप एक जैसे कि जात में निकाल लीजिए, या फिर मतलब सबके लिए एक कानून निकाल दिए, जिससे आप सभी लोग क्या हो जाएंगे भैया? एक ही नजर से देखे जाएंगे। तो ये हमारा कानून किस में आया हुआ था? ला पैट्री एंड ले सिप्टान में। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पहले इससे पढ़ाने से पहले कि जैसे मान लो अब मैंने जैसे नेशनल प्लेयर था, तो उसमें यदि मैं हैदराबाद गया था और मैंने कहा ना कि जैसे मान लीजिए मैं हैदराबाद गया और हैदराबाद भी और भी कोई मेरे साथी बिहार से मिल जाए, मतलब मेरी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए, तो बड़ा खुशी होती है। अरे भाई तू भी बिहार से आया यार, क्या बात है यार, हम लोग मिल गए, ऐसा मतलब होता है, ठीक है। अब देखो क्रांतिकारियों में और भी एक पहचान बताने की बात आई कि फ्रांसीसी झंडे की पहचान, यानी देखेंगे कि हर एक देश का अपना एक झंडा होता है। जैसे भारत का अलग हो गया, मतलब अमेरिका का अलग हो गया, जस्ट लाइक फ्रांस का भी क्या हुआ था? फ्रांस में भी एक झंडा दिया गया जिसका की पहचान अपना खुद का अलग था, ठीक है। मुझे आशा है आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगला मैंने लिखा है कि फ्रेंच भाषा को इसमें क्या दिया गया भैया? बढ़ोतरी दिया गया, यानी कि इसमें बढ़ावा दिया गया। जैसे होता है ना कि जैन धर्म या फिर किसी धर्म को, जैसे बौद्ध धर्म, तो उसको बढ़ावा प्रसार किया गया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी फ्रेंच भाषा को बोलने वाले को क्या किया गया भैया? बढ़ावा दिया गया, ठीक है। साथ साथ में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जिसे आप लोग कह सकते हैं जो व्यवस्था थी, जो प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको भी अच्छा खासा सबके लिए किया गया। फिर आगे देखिए उन्होंने कहा कि जो स्टेट जनरल का सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना जा रहा, मतलब स्टेट जनरल जो उस टाइम में थे उनका, उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे डायरेक्टली आकर नहीं बैठ जाओगे, बल्कि तुमको कौन चुनेगा? लोग चुनेंगे, यानी कि कह लो कि एक तरह से तुम्हारे ऊपर क्या होगा? वोटिंग की जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगला आता है राष्ट्रगीत। भाई कहीं की भी राष्ट्रगीत, जैसे देख लो हमारे यहाँ की भारत की अगर देखो राष्ट्रगीत जन गण मन होता है, तो उसको जब लोग सुनते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं रेस्पेक्ट देते हैं। जस्ट लाइक वही फ्रांस के भी चीज हुई, क्योंकि सबको एक समान देखना है ना। अब यहाँ पे सब लोग को एक ही समान देखा जाएगा। जिसके पास में ये सभी चीज आ गए वो क्या हो गया? एक समान हो गया, ना कोई जात का है कोई धर्म का है, ठीक है। अब देखो सबके लिए भार और मापक की एक ही पत्ती होगी, ना कोई ज्यादा हो गया ना कोई कम रहेगा। भाई जैसे मान लो कि मेरे लिए 100 ग्राम जितना रहेगा ना, उसने आपके लिए भी 100 ग्राम का वेटेज रहेगा। जैसे ये नहीं होगा कि तुम 2.5 किलो कोई सामान लेकर जाओ, यानी 2.5 kg कोई सामान लेकर जाओ और तुम ले जाओ तो उसको 500 ग्राम कर दिया, ये ऐसा नहीं रहेगा। सबके लिए क्या हो गया भैया? एक हो गया। अब देखिए आते हैं नेपोलियन। आपने क्लास 9th में नेपोलियन के बारे में पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ोगे। देखो सबसे पहले नेपोलियन की चर्चा करें तो ये कब से कब तक चला था? 1804 से 1815 में चला था, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक चीज क्लू बता दूं। ऐसे तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये सब बात नहीं है कि मैं बिना पढ़ाए हुए चल जाऊंगा। 1815 में इसके साथ क्या होता है? वाटरलू की लड़ाई होती है, जिसमें कि ये मारा जाता है, यानी कि ये हार जाता है, ठीक है। अब देखो ये इसमें कहा गया है कि 1799 में राजनीतिक शक्ति इसे प्राप्त हो गया, और जिससे क्या किया कि 1804 से 1815 तक इसने एक कोड निकाला, जिसे कि नेपोलियन कोड, या फिर हिंदी में कहें तो सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। सॉरी।
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिविल कोड का दूसरा नाम बताओ, नेपोलियन कोड, या फिर ये पूछा जाएगा कि नेपोलियन कोड का दूसरा नाम बताओ, सिविल कोड। कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। ये कब से कब तक चला था? 1804 से 1815 तक। अब जाहिर सी बात है भैया, जब से जब तक कोई राजा राज करेगा तभी तक न चलेगा, ना उससे ज्यादा चल सकता है ना उससे कम चल सकता है। अब देखिए इसने क्या किया, कुछ चीजों को अच्छा किया लेकिन कुछ चीजों को खराब कर दिया। वो कहा जाता है, देखिए हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर क्या होता है बाबू, कि कुछ मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है। ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी लाख कोई भी तुम इंसान हो, हर इंसान के अंदर क्या होता है, किसी के अंदर मेरिट कुछ होता है, कुछ डिमेरिट होता है। जस्ट लाइक प्रधानमंत्री को अपने देख लो, यहाँ भी क्या है, मेरिट और डिमेरिट जरूरी है, खाली सब चीज मेरिट में थोड़ा ना है, डिमेरिट भी है। तो ठीक उसी तरीके से नेपोलियन कोड में भी था। जैसे मैं देखा हूं सबसे पहले कि नागरिकों को समान हैसियत प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात की, सब नागरिक क्या रहोगे भैया, एक समान रहोगे, ना कोई कह सकते हो राजा है ना कोई गरीब है, ये चीज तो अच्छा कर दिया। दूसरा चीज देखो, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं कि तुम राजा के घर में पैदा हुए तो राजा रहोगे, तुम गरीब के घर में पैदा हुए तो मतलब गरीब रहोगे, जस्ट लाइक नो। और उसके बाद सामंती व्यवस्था को भी इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक इससे हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, संपत्ति के आधार को पुख्ता कर दिया, ये भी अच्छी बात है भैया। जैसे मान लो मेरे पास जैसे मुझे मान लो मैं जैसे जस्ट लाइक जमींदार हूँ, यानी लैंडलॉर्ड जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हो, जमींदार हूँ, ठीक है। तो जमींदार मान लो कि मेरे पास 100 बीघा खेत है, मैं अकेले राज करता हूँ, इसमें कई लोगों को खटाता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, नहीं इसका क्या कर दो, विद्रोह कर दो, मतलब इसको डिस्प्लाइजेशन कर दो और सभी लोगों के बीच में क्या कर दो, इसको एक्सप्लोर कर दो, मतलब बांट दो, ठीक है। अगला देखो, यातायात और संचार के साधनों को अच्छा किया। सबसे तो अच्छी बात ये भी चीज है कि यातायात, अब जैसे देखो इसका मेन फोकस किस चीज पे चला गया, ट्रेड पे चला गया। जहां का यातायात अच्छा नहीं रहेगा तो भैया ट्रेड कैसे होगा, नहीं हो सकता है। ट्रेड बोले तो व्यापार कैसे हो सकता है, हिंदी वीडियो वाला थोड़ा मतलब कॉर्पोरेट दिस, या ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। तो अगर मैं यातायात को अच्छा ना बनाऊं तो फिर भैया व्यापार नहीं हो सकता है। तो उसने क्या किया, यातायात पे भी ध्यान दिया, यातायात के साथ साथ में संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन में भी ध्यान दिया था, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर बात करूं तो दास्ता तथा जागीर को खत्म किया। दास्ता और जागीर क्या होता है, देखो इसके टाइम में एक चीज खत्म नहीं हो पाया था, जो दास प्रथा थी ना, ये खत्म नहीं हो पाया था। इस चीज में थोड़ा सा मतलब इसने क्या किया था, गोपनीयता प्रदान किया था, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे उसने वीक पॉइंट किया था। अभी तक में जितना चीज कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन एक चीज उसने क्या कर दिया, यहाँ खराब कर दिया, ठीक है। अब देखो, एक समान कानून और मानक पद्धति भी अपनाया था। इसने क्या किया कि एक ही समान, मतलब सबके लिए एक ही कानून रहेगा और एक ही पद्धति रहेगी। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी कि यूरोप जो था उसका राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले तो इसमें देखिए, यूरोप में कोई भी राष्ट्र नहीं था, अर्थात मतलब मेरे कहने का है कि यूरोप में कोई भी उस टाइम में राष्ट्र नहीं था, नेशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए भैया, जो यूरोप का समाज था वो दो भाग में कटा हुआ था, एक तो शिष्टजन था और एक गरीब था। अब देखो, शिष्टजन का मतलब क्या होता है, शिष्टजन में का मतलब होता है जो धनी था, और गरीब का मतलब तो गरीब समझ ही रहे हो। अब देखो, पुराने वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था, राजशाही, यानी इसको कह लो जो धनी थे वो किस चीज में आ जाते थे, राजशाही सरकार में आ जाते थे। जो गरीब थे उनको तो आप पता ही है, नए वर्ग के लोग किसको कहेंगे अभी मैं आगे बताता हूँ। अब देखो, गरीब में क्या हुआ भैया, जैसे गरीब लोग हैं तो मान लो गरीब के पास क्या होता है, धनी होने के लिए क्या उनके पास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित बनना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग क्या हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। तो जस्ट यही हुआ, आया औद्योगिक क्रांति, और इसमें क्या हुआ, गरीब लोग किसमें आ गए, मध्य वर्ग कहलाने वाले। अब मध्य वर्ग जब आ गए, यानी कि इसमें क्या हुआ, लोग के पास क्या आ गया, शिक्षा आ गया, यानी कि ये लोग क्या हो गए सॉरी, शिक्षित हो गए। अब शिक्षित जब हुए तो इन्हें पता चलने लगा कि भैया इतना भेदभाव काहे है, मतलब कि वो लोगों को उतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फिर साथ साथ में मतलब उन लोगों को कुछ अच्छा चीज किया जाता है, हमारे लिए वो सब भैया नहीं है। तो ऐसा मतलब उनके अंदर आ गया। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये मतलब समानता की डिमांड करने लगे, मतलब मांग करने लगे कि नहीं हमें भी ये चाहिए। वही कहा जाता है ना कि जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो आपको हकीकत में चाहिए क्या, करना क्या चाहिए, वो चीज की मांग करेंगे। अब इस समय मंदिर की मांग नहीं करेंगे, अभी भी मतलब समानता, ये कह सकते हैं एजुकेशन आपके पास नहीं है तो समानता हो गया। अब जब इनके पास क्या हुआ, जब ये समानता की डिमांड करने लगे तो उस टाइम ये क्या कहने लगे, उदारवादी कहलाने, उदारवाद कहलाने लगे, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या हो गया भैया, नया वर्ग हुआ, तो इसी को कह दिया गया स्वतंत्र और आजाद। अब देखो, जब उदारवाद हुआ तो उदारवाद की दो डिमांडिंग हो गई, एक तो इनकी राजनीतिक चीजें होंगी और एक इनके पास क्या हो गई, आर्थिक मुद्दा हो गया। अब देखो, राजनीतिक मुद्दा में क्या क्या चीज था कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता हो, भैया जैसे तुम धनी की स्वतंत्रता दिए हुए हो वैसे हम लोग को भी स्वतंत्रता दो, हमारे पास एजुकेशन हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि भैया हमारी स्वतंत्रता क्या कराती है, हमारी फ्रीडम क्या होनी चाहिए, क्या मतलब हम लोग अभी जी रहे
है वो फ्रीडम में है या नहीं। तो इसीलिए तो इन्होंने सबसे पहला कहा कि भैया जैसे वो लोग जीता है वैसे हमें भी जियो, कानून की समानता हो, मतलब कि जैसा उनके लिए कानून बन रहा है वैसे हमारे लिए भी कानून बना है। जैसे वो लोग कोई गलती करते हैं अगर छूट जाते हैं तो हम लोग भी गलती करें तो हम लोग भी क्या हो, छूट जाए। ठीक है, अब देखो सहमति से सरकार चले, यानी हमारी और तुम्हारी दोनों लोगों की भागीदारी हो तब सरकार चले। राजा वही रहे बट दोनों लोगों की क्या हो भैया, जस्ट लाइक कर सकते हो वोटिंग वगैरह हो, तब जाकर हमारी क्या हो, सहमति से सरकार बने। ठीक है, अब देखो आर्थिक चीजें इनमें क्या थी, पहला यह था कि बाजार की स्वतंत्रता हो, जैसे उन व्यक्तियों की बाजार की स्वतंत्रता है, तुम जाओ किसी भी बाजार में सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जस्ट वही चीज इसके पास भी रहना चाहिए, इसके पास भी क्या रहना चाहिए कि मतलब बाजार की स्वतंत्रता हो, मार्केट की क्या हो, स्वतंत्रता हो। फिर देखो राज्य प्रतिबंध बंद होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए क्या है जाना वहां पे ठीक है और हमारे लिए प्रतिबंध लग जाए, ये उचित नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ, सीमा शुल्क संघ बनाया जाए, मतलब सीमा शुल्क संघ बना भी और जिसका नाम था जोलवेरियन। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया कि 1834 में व्यापार बाधा को समाप्त किया। सबसे पहले तो बात ये किया और उसके बाद जो कह सकते हैं कि मुद्रा थी उसको 30 से घटाकर 2 कर दिया। अर्थात मेरे कहने का मतलब है भैया कि किसी भी तुम देश में जाते हो तो वहां 30 मुद्रा देना था। जैसे मान लो कि अगर तुम 2 देशों में गए तो 30 यहाँ भी दिए, 30 यहाँ, यानी कि 60 मुद्रा दे दिए। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ जाओगे तो 2 मुद्रा दोगे, यहाँ भी जाओगे तो 2 मुद्रा दोगे। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखो 1815 के बाद नया रूढ़िवादी, अब देखो 1815 तक तो अभी कहानी हम लोग उसी का सुनेंगे, नेपोलियन वाला। अब नेपोलियन यहाँ पे मारा जाएगा और आगे आ जाएंगे रूढ़िवादी। देखो सबसे पहले तो मैं अगर आपको बात बताऊं रूढ़िवादी होते क्या है, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुराने विचारधाराओं को रखते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। यानी जो पुराने समय की जो भी चीजें होती है, जो राजनीतिक चीजें हो, जो आर्थिक चीजें हो, जैसे नहीं होता है कुछ लोग मानते हैं कि घर से बेटियों को निकलना मतलब थोड़ा बुरा भला कहते हैं, या फिर कह लो कि एजुकेशन के पर्पज से मतलब लड़कियों को अभी फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। जब से हमारी मोदी सरकार आई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाई, तब से मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर मतलब मानते हैं तो वो क्या कहा जाएंगे, रूढ़िवादी कहा जाएंगे। ठीक है, जैसे हाँ एक चीज है अभी भी भ्रांति है कि शुक्रवार को दाढ़ी नहीं बनाएंगे या फिर नाखून वगैरह नहीं काटेंगे, ये सब क्या है, हमारा रूढ़िवादी है। ठीक है, अब देखो सन 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन को पराजित कर दिया जाता है, और वो कौन से युद्ध में होता है पराजित भैया, वाटरलू की लड़ाई में होता है। अब देखो यहाँ से कई चीजों का उदय होगा, जैसे रूढ़िवादी सबसे पहले आएंगे, फिर पुरानी परंपरा का पतन हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है जब रूढ़िवादी रहबे नहीं करेंगे तो पतन तो हो ही जाएगा। और मैंने कहा ना कि पुराने वर्ग के लोग यानी जो मानसिकता रखे हुए थे कि नहीं हमें राजा ही रहना है, तो उनको खत्म कर दिया गया। पुरानी परंपरा जितनी भी थी वो भी समाप्त होगी। फिर राजशाही में विश्वास हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग जाने, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं वियना के बारे में। अब सबसे पहले तो जानना हमें ये जरूरी है कि वियना है क्या भैया। तो वियना का मतलब अब होता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि वियना क्या चीज है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता है 1815 के आसपास में, जैसे मतलब कि नेपोलियन जब मारा जाता है तब देखो अब इसमें क्या होता है कि प्रेब देशों द्वारा हस्तांतरित हो जाता है। यानी कि पी का मतलब होता है पुरेशिया, आर का मतलब होता है रसिया, ए का मतलब होता है ऑस्ट्रिया और बी का मतलब होता है मुझे अभी बी का मतलब नहीं याद है। ठीक है, बी का मतलब बाद में बता देंगे लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन इस यदि हस्तांतरित हो गया तो भाई इसका भी तो कोई ना कोई तो देख रेख करता होगा। तो कौन कर रहा था, ड्यूक मेटरनिक या फिर कह सकते हैं कि ड्यूक मेटरनिच कर रहे थे। ठीक है, अब देखो 1815 में उदय किसका होता है, बुर्बो वंश का उदय हो जाता है। और बुर्बो वंश भी किसका सपोर्टर था भैया, रूढ़िवादी का। यानी जब बुर्बो वंश आता है तो वो भी किसको सपोर्ट करता है, रूढ़िवादियों को। यानी कि ये भी फिर से किसको बनना चाहता है, राजा, राजा के बाद फिर उसका बेटा राजा, ऐसे मतलब। अब ये लोग क्या हो गए भैया, जीत गए और जो उदारवादी थे वो दब गए। भाई जाहिर सी बात है, आप लोग को पता है, पहले भी मैंने बताया था कि एक चीज का उदय होगा तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा भैया, पतन हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बना दिए गए। जो फ्रांस था, आप लोग अगर देखोगे ये मैप में, तो जो फ्रांस है ना तो उसकी सीमा जो थी, जैसे मान लो कि ये बॉर्डर हो गया, ऐसे बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पे कई देश बना दिए गए, अलग अलग नामों के देश बना दिए गए। ठीक है, अब देखो जर्मन परिसंघ में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, मतलब बुर्बो वंश अरे कैसे बदलाव होता बाबू, ये भी तो सपोर्टर उन्हीं का था, तो फिर बदलाव किस बात का। ठीक है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी में देखिए ये सब तो नाम है, इधर का तो कह सकते कोई ध्यान देने की चीजें ही नहीं है। जैसे कि जमींदोज है, उदारवाद, उदारवाद अभी चर्चा ही हम लोग कर रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटी, यहाँ से
सीक्रेट सोसाइटी जो था इसकी स्थापना करने वाले थे जोसेफ मैसोलिनी। अब देखो 1807 में इनका जन्म होता है और जन्म का स्थान कहा जाता है जेनेवा में। अब इन्होंने क्या किया, इटालियन क्रांतिकारी का मतलब इन्होंने हल्ला बोल दिया, ठीक है। अब देखिए तो इन्होंने दो चीज की, एक यंग इटली की स्थापना कर दी और एक यंग यूरो की स्थापना कर दी। मतलब स्थापना तो नहीं कर सकते, एक नहीं होता है किसी को एक सपोर्ट कर देना, तो इन्होंने ऐसा चीज कर दिया। अब देखो इनको देखते हुए, मैसोलिनी को देखते हुए, इनका पूरा नाम क्या है, जोसेफ मैसोलिनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी ऐसे ही कई सीक्रेट सोसाइटी बना दी। अब देखो वो होता है ना कि खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी ऐसे भी कर लो साधारण मतलब गिरगिट रंग बदलता है, ठीक है। ठीक वही चीज हुआ, मैसोलिनी जो किया हुआ था उसको देखते हुए सबने क्या किया, जर्मन में भी अपना वैसा ही कर लिया, फ्रांस में भी वैसा कर लिया, स्विट्जरलैंड में भी वैसा कर लिया, पोलैंड में भी वैसे सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना कर दी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी क्रांति का युग, कह सकते हैं रेवोल्यूशन का युग, और वो युग कब तक चलता है, 1830 से 1848 तक चलता है। इसमें अगर देखोगे कि होता क्या है, इस युग में होगा क्या, तो उदारवादी वर्सेस रूढ़िवादी सिर्फ युद्ध होंगे, और इस युद्ध में कौन कौन शामिल होने वाला है, तो पहला फ्रांस होगा, दूसरा पोलैंड होगा, तीसरा ऑटोमन जिसे आज के समय में तुर्की का नाम देते हो वो तुर्की रहेगा, फिर इटली रहेगा, और फिर कह सकते हो जर्मनी रहेगा, यानी ये चीज रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति भी हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ही चैप्टर का एक टॉपिक है, कर सकते हैं। इसका सबसे पहले देखते हैं कि प्रभाव किस पे पड़ा। तो सबसे पहला जो प्रभाव था बाबू, ये फ्रांस में पहला उथल पुथल 1830 में जब हुआ, तो उस टाइम में जुलाई मंथ था, इसलिए इसका पहला प्रभाव कहाँ देखोगे, तो इस पे देखोगे। इसमें क्या हुआ था कि उदारवादी लोग जो थे, क्रांतिकारियों ने पूर्व राजाओं को उखाड़ फेंका। अब सबसे पहले तो कठिन बात यह है कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि उदारवादी थे कौन। मैंने कहा था ना कि उस टाइम में दो हिस्सों में मतलब कह सकते हैं समाज बटा हुआ था, एक तो राजशाही में बटा था और एक गरीब था। अब देखो जो गरीब था वो पढ़ा लिखा मतलब मेहनत किया, ये क्या हो गया, थोड़ा धनी हो गया, मतलब कह सकते हो मध्यम। मध्यम शब्द यहीं से आता है, मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो मध्यम शब्द वही चीज यहाँ पे उदारवादी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसने क्या किया कि जो बुर्बों का राजा था उस राजा के वंश को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, और उस टाइम में फिर राजा किसको बनाया जाता है बाबू, लुई फिलिप को। लुई फिलिप एक राजा है जिसको कि राजा बनाया जाता है। अब देखो बात आती है कि जुलाई क्रांति का परिणाम क्या रहा, तो इसका परिणाम नीदरलैंड में यूनाइटेड किंगडम, जिसे शॉर्ट में आप यूके से बेल्जियम अलग हो गया। अब देखो बेल्जियम आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो ये जान लो कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ये मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, क्लास 10 के पॉलिटी में मैं क्या करूंगा, इसको कवर करूंगा, ठीक है। अभी जो शॉर्ट सेशन चला रहा हूँ इसमें रिवीजन जरूर करना। अब देखो आगे क्या हुआ कि इसका प्रभाव ग्रीस की आजादी पर भी पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, कुस्तुनिया की संधि हुई। कहाँ की संधि हुई, कुस्तुनिया की। ध्यान देना यहाँ पे संधि का नाम है कुस्तुनिया। आपसे पूछा जा सकता है कुस्तुनिया की संधि किसके बीच में हुई थी, तो याद रखना ग्रीस की आजादी के लिए हुई थी, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, भूखमरी, कठिनाई और लोगों का विरोध कैसा था, मतलब लोग विरोध कैसे कर रहे थे, कब कर रहे थे। 1830 से लेकर 1848 के बीच में ऐसा विरोध देखने को मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि 1848 की साल ऐसा ही एक बुरा साल था जहां की भोजन की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए थे। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप यानी जो उस समय का राजा था उसने क्या कर दिया, पलायन कर गया। पलायन का मतलब क्या होता है, पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना, ये पलायन कहलाता है, ठीक है। मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, इसमें क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा की। एक नेशनल असेंबली जहां पे मतलब कह सकते हैं लॉ वगैरह बनता है, उसने क्या किया कि प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। अच्छा ठीक है भाई, इसने साथ साथ में क्या किया कि 21 साल के ऊपर के सभी पुरुष को, महिलाओं को नहीं, ध्यान देना, पुरुष को इसने क्या किया कि 21 साल से जितने पुरुष ज्यादा हैं वो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे वोट देने का उन्हें अधिकार रहेगा। यानी कह सकते हो राइट फॉर वोट, ठीक है। राइट फॉर क्या बाबू, वोट, ठीक है। मुझे यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, लोगों की काम की अधिघोषणा भी कर दी, मतलब कि तुम्हें काम करवाने के लिए इतना से इतना बीच में मतलब टाइम फिक्स रहेगा नहीं। इस समय जो चलता है मनरेगा चलता है, ठीक उसी तरीके से इसने किया। रोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बनाई, मतलब कि एक उसने कह सकते हैं कि भवन निर्माण कर दिया जहाँ पे उसको लोगों को क्या किया जाए, रोजगार प्रदान किया जाए। यही होता है मनरेगा में। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, मनरेगा, ठीक है।
मनरेगा में होता क्या है कि लोगों को 100 दिन तक रोजगार देने के लिए गारंटी दी गई है। अगर इन 100 दिनों में सरकार सक्षम नहीं हो पाती है, मतलब सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो उनको क्या किया जाएगा कि 100 दिन की मजदूरी दी जाएगी, चाहे वो काम किए हो या नहीं काम किए हो। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि 100 दिन लगभग सरकार सबसे काम करवा लेती है। कहेंगे कैसे? तो जो पेड़ लगवाया जाता है ना वो पेड़ लगवा लेती है, ठीक है। सॉरी, बीच बीच में थोड़ा मतलब कोऑपरेट करिएगा, मुझे थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है। आगे देखिए, उदारवादियों की क्रांति। अब देखो उदारवादियों की क्रांति में क्या क्या हुआ। पहले तो इसका उदारवादी वही थे जो कि पढ़ा लिखा था, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं मध्यम वर्ग, ठीक है। इसके कहां पे प्रभाव देखेंगे, कहां पे इसका प्रभाव पड़ा? जर्मनी में पड़ गया, इटली में पड़ा, पोलैंड में पड़ गया, ऑस्ट्रो हंगेरियस में, साम्राज्य में इत्यादि में पड़ गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान की मांग भी शुरू हो गई। भाई जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा इंसान सामने आएगा वो आपसे क्या करेगा? यही ना मांगेगा कि हमें कानून की अच्छा से मतलब कानून की अच्छा कानून रहना चाहिए, मतलब अच्छे कानून की देखरेख होना चाहिए, यही सब तो कहेगा ना। ऐसे तो खाली मुंह उठाकर आएगा कितना भी पढ़ा लिखा हो। जस्ट लाइक मान लो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। बहुत मतलब पढ़ लिख कर कोई इंसान आए और ना उसको मतलब उतना ही सताया जाए, उतना ही दबाया जाए, तो फिर उसके पढ़ने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट वही हमने यहाँ भी कहा, ठीक है। तो क्या मांग होगी? संविधान की मांग होगी। अब देखो, जब संविधान की मांग होगी तो उसमें क्या होगा भाई? संसदीय प्रणाली आएगी भाई, तभी तो लॉ को मानेगा कोई, तभी तो आखिर कानून को कोई मानेगा। तो इसमें देखो, इसमें दो चीज हुआ। एक तो आप जानते हो रूढ़िवादी था, एक था उदारवादी। तो देखो क्या होता था कि रूढ़िवादी थोड़ा आगे गया, सॉरी उदारवादी जैसे ही आगे जाता, रूढ़िवादी उसको क्या कर देता? दबा देता। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब थोड़ा उदारवादी आगे बढ़ेगा, ये क्या करेगा? इसको सप्रेस करने का काम करेगा। सप्रेस का मतलब क्या होता है? उसको दबाने का काम करेगा। मतलब दबाने का क्या है? जैसे मान लो किसी भी चीज की मैंने मांग किया, सपोज दैट मान लो मैंने जो हमारे कह सकते हैं कि संविधान है, संविधान में कुछ संशोधन कराने की मैंने मांग की, ठीक है। अब मेरे बैंक में क्या होंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता या फिर मतलब कल बहुत बड़े बड़ों का हाथ रहेगा, तो वो मुझे क्या करेंगे? मुझे सप्रेस करने की या तो मतलब कोशिश करेंगे, या फिर मुझे सप्रेसिंग कर सकते हैं। यानी हमारे ऊपर अगर वो भारी पड़ जाते हैं तो मुझे सप्रेस कर देंगे। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज का पतन कर देना, दबा देना। चलिए, तो इस चैप्टर के अगले पॉइंट पे चलते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, यानी इंग्लिश में बोले तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बारे में, इन सभी के बारे में पता है। तो मैं बताने स्टार्ट करूं कि जर्मनी में 39 राज्य का परिसंघ बना। अब देखिए परिसंघ होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक राज्य एक राज्य एक राज्य एक राज्य ऐसे करके मतलब कई राज्य बनाकर एक ही राज्य हो गए, तो उसी को कहा जाता है परिसंघ, यानी कि साथ में रहने वाला। इसके जो सीएम बनाए गए वो थे ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है भैया। इसने क्या करवाया कि 3 युद्ध किया। 3 युद्ध वो भी कर सकते हैं कि अच्छा खासा युद्ध किया। ऑस्ट्रिया में किया, डेनमार्क में किया और फ्रांस के खिलाफ किया। अब कहेंगे सर यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखे हैं, तो क्यों लिखे? भैया इन लोगों को क्या करने के लिए? जर्मनी में मिलाने के लिए ही युद्ध किया था। इसने क्यों युद्ध किया? इन सभी को तो जर्मनी में मिलाना ही चाहता था। अब देखो, जब इसने युद्ध किया और जर्मनी को मतलब जर्मनी में मिला लिया, तो इसके जो प्रशिया के राजा थे, कौन थे? विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। यानी इस जगह के राजा को पूरे जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है। मुझे विश्वास है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब किस चीज के बारे में देखेंगे? इटली के एकीकरण के बारे में, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। अब देखो, इटली के बारे में मैं बताऊं तो इसमें क्या हुआ था कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन से प्रांत थे? ऐसे देखो, बेसिकली मैं कुछ ही बताऊंगा, ये सातों के सातों नहीं, जिसमें कि सबसे इनमें से एक सार्डिनिया पिटमार्ट पर था, किसी इटालियन राजा का वहां पे शासन था। अब यहाँ का राजा कौन था ये देख लो, इमैनुअल द्वितीय था। कौन राजा था आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखना, इमैनुअल द्वितीय राजा, ठीक है। अब देखो, इसी में प्रभाव देखेंगे उत्तर भाग में ऑस्ट्रिया के, ये उत्तर लिखा हूं, ठीक है। उली का छोटा सा छोड़ दे, यानी कि उत्तर है, इधर छोड़ दे तो दक्षिण है, ठीक है। अब देखो, उत्तर भाग ऑस्ट्रिया के अगर देखोगे तो हैसबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था, जहां का सीएम कौन था? कैबूर था, ठीक है, कैबूर था। आगे देखो, आगे दिखाओ तो मध्यम भाग पे किसका नियंत्रण था? पोप का। अब बात आती है कि पोप कहते किसको है, पोप होता क्या है? तो भैया ईसाइयों में जो सबसे बड़ा होता है ना, जो मतलब कह सकते हो कि धर्मगुरु होता है, उसी को हम लोग पोप कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दक्षिण भाग यानी स्पेन के बुर्गो के नियंत्रण में था, जिसका नाम क्या था बाबू? गैली बाल्डी। जिसे पूरा नाम बताए तो जोसेफ गैरिबाल्डी था, ठीक है।
अब देखो नोट करने लायक पॉइंट है यहाँ पे 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एक साम्राज्य इटली का एकीकरण यानी एक कह सकते हो गणराज्य मतलब पूरे कह सकते हो इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब देखो ब्रिटेन की अजीबोगरीब कुछ कहानियां थी, जैसे यहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश बोलते थे, कुछ लोग वेल्स, कुछ लोग स्कॉट, कुछ लोग आयरिश। भैया तो ठीक है, 4 लोग तो हो गए, तो 4 में से कोई ना कोई तो एक मुख्य भाषा होगी या फिर मतलब कहो कि मुख्य चीज होगा, तो इनमें से देखा गया। अब देखो देखा क्या गया, यहाँ पे एक तो विस्फोट हो जाता है, एक बढ़ जाता है प्रोटेस्टेंट में, एक हो जाता है कैथोलिक। देखो प्रोटेस्टेंट जितने भी लोग थे क्या करते थे, इंग्लिश का सपोर्ट करते थे, बट कैथोलिक क्या करते थे, रिवोल्ट किए। और वहां पे एक रिवोल्ट क्या हुआ, रिवोल्ट का नाम क्या था, वोल्फ्टान रिवोल्ट होता है एक, ठीक है। फिर अब देखो ये लोग भी, ये तो इंग्लिश है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, बट स्कॉट कह सकते हो एक्सेप्ट नहीं करता है। स्कॉट में क्या होता है कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में यूनियन एक्ट बना। अब देखो कहोगे सर यूनियन एक्ट का मतलब क्या होता है, एक संघ बन गया कि मतलब एक संधि हो गई कि किसी कारणवश से तुम ऐसे करना, मतलब समझ सकते हो कि हमारे में तुम हमारे गुट में शामिल होकर रहना, ठीक है, जिस पर ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होगी। अब जब ये मिल गया यानी स्कॉट जब मिल गया तो इस पे क्या हो गया, इसको ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हो गई, ठीक है। अब एक चीज आता है राष्ट्र की कल्पना। देखो राष्ट्र की कल्पना ये मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऐसे समझा देता हूँ। राष्ट्र की कल्पना या तो आप झंडे से कर सकते हो, या फिर देश प्रेम से कर सकते हो, या फिर देश की देवी से कर सकते हो। ये सब हमारे राष्ट्र की अवधारणा या फिर कर सकते हो कल्पना होती है। मुझे आशा है आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना, हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि टाइम पे वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।